नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हो? अच्छे, बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। चलिए, क्लासें अच्छी चल रही है। गुप्तकाल कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। समझ में नहीं आया हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उस सेशन को आपके लिए दोबारा से आयोजित कर देंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों, हमने आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के लिए शुरू की है व्याख्याता सीरीज इतिहास विषय पेपर फर्स्ट के लिए। चौथी रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है मुगल काल, जिसमें साहित्य, कला और स्थापत्य हम आपको लिए पढ़ाने वाले। आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड जीके में इतिहास विषय के लगभग 15 सवाल आते हैं, लगभग क्या 15 ही सवाल आते हैं जो 30 नंबर के होते हैं और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मुगल काल में क्या क्या पढ़ना है? कला पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है, स्थापत्य पढ़ना है। कला में तो फिर आप भी जानते हैं चित्रकला भी आ जाती है, संगीत कला भी आ जाती है, जैसा कि हमने गुप्तों के संदर्भ में बात किया था। क्लियर हो गई? तो आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और वह अध्याय क्या होने वाला है? डेट इज मुगल काल। जब हम भारतीय इतिहास पर पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, तो मुगल काल के बारे में कहा जाता है कि यह 1526 से लेकर के 1707 तक रहता है। कितना टाइम पीरियड होता है? 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। इस मुगल काल का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, भारत में मुगल काल का संस्थापक माना जाता है बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में गद्दी पर बैठा था, 1530 में मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले मुगल काल में हमारे हमारे यानी कि फर्स्ट ग्रेड जीके में पढ़ना क्या है, हमें यह तो पता चले कि भाई साहब हमें पढ़ना क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें आप सबसे पहले कला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साहित्य के बारे में आपको याद रखना है और स्थापत्य के बारे में आपको पढ़ना है। जब कला की बात आप करते हैं तो कला में ही साथ में चित्रकला आपके समक्ष आ जाती है, ठीक है। यहीं पर आपके संगीत कला का रूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चित्रकला कहा जाता है मुगल शासक, देखो मुगल शासक हुए, बाबर हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनमें से प्रत्येक शासक का योगदान अपना अलग अलग है। बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। क्लियर हो गई? हुमायूं तो कुछ कर ही नहीं सका, उसका जीवन काल शेरशाह सूरी के संघर्ष के साथ ही निकल जाता है और बचा हुआ जीवन जो होता है वह प्रवास के तौर पर निकल जाता है। इसके बाद आता है अकबर। अकबर को मुगल काल का वास्तविक संस्थापक अगर हम कहते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसने साम्राज्य का संगठन किया, मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और इसके अलावा राजपूत नीति का सूत्रपात किया, प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन किया था। क्लियर? तो अकबर का काल एक अलग काल हो जाता है। इसके अलावा फिर आता है जहांगीर। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का काल मुगल काल का ही स्वर्ण काल कहलाता है, लेकिन इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल था, ठीक है, लेकिन पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका शासनकाल केवल कला और कला में भी केवल स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जा सकता है। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, कट्टर धार्मिक नीति का पालन किया, इसलिए साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कट्टर धार्मिक नीति की वजह से साम्राज्य में विद्रोह हुए और विद्रोह की वजह से क्या होने लगा? साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो हम जो पढ़ाना चाहते हैं, इसको हम पढ़ाना चाहते हैं शासक के अनुसार। आप मुगल शासक पढ़िए, ठीक है। मुगल शासक को पढ़ते हुए उसका स्थापत्य पढ़िए, उसका साहित्य पढ़िए, उसकी संगीत पढ़िए, उसका चित्रकला पढ़िए। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 6 मुगल बादशाह पढ़ने हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 6 मुगल बादशाहों का क्या क्या योगदान रहा है, तो प्रत्येक का हम डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। 3 क्लास इसमें लूंगा, ये बात याद रखिएगा। शुरुआत में हम आपके बीच में रखने वाले हैं बाबर को, हुमायूं को और जहांगीर को।
दूसरी क्लास में हम आपके लिए अकबर की चर्चा करेंगे और आने वाली तीसरी क्लास में आपके लिए शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है यह रोड मैप बताना एक विद्यार्थी के लिए बेहतरीन होता है। उससे आपका एक माइंड सेट होता है कि हाँ, मुगल काल की 3 क्लासें आने वाली है। क्लियर हो गई? चलिए, सबसे पहले हम एक मुगल बादशाह की चर्चा करते हैं और उस मुगल बादशाह का नाम आता है बाबर। देखिए, बाबर 1526 में गद्दी पर बैठा और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और याद रखिएगा, यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। संस्थापक किसका था? तो मुगल वंश का। अब मैं ये बात आपके बीच में नहीं करूंगा कि बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस तरह की। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा 26 अप्रैल 1526। उस युद्ध में यह इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसके बाद यह आ जाता है खानवा के मैदान में। खानवा के मैदान में यह 17 मार्च 1527 को राणा सांगा को हरा करके भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है। उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो हमारे मुद्दे में ही नहीं है। हमारे मुद्दे में तो केवल कला, साहित्य और स्थापत्य है, तो उसी की बात आपके बीच में करने की चेष्टा रखता हूं। सबसे पहले यहां पर आप देखिएगा, बाबर ने अपने जीवन काल में कौन कौन से स्थापत्यों का निर्माण करवाया। ठीक है, और यहां से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड जब 2022 के अक्टूबर के महीने में हुई थी, तो वहां से भी हमारे सवाल तीनों ग्रुप में पूछे गए थे, पता होगा आप लोगों को। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बाबर के बारे में। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, बाग लगाने का शौकीन था, बाग यानी कि गार्डन। तो अपने जीवन काल में इसने सबसे पहला एक उद्यान बनवाया, एक गार्डन तैयार किया, बाग बनवाया आगरा उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम दिया नूर ए अफगन। क्या नाम दिया? तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्थापत्य नूर ए अफगन या अफगान बाग। यह कहां बनवाया? तो यह बनवाया गया आगरा में। और आगरा कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। तो पहला गार्डन कौन सा बना? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, डेट इज नूर ए अफगन बाग या नूर ए अफगान बाग, और यह कहाँ बना? आगरा में बना। ठीक है। दूसरा, इसने पानीपत, पानीपत हरियाणा में एक जगह है, और वहां पर इसने संभल मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? याद रखिएगा, संभल मस्जिद। तो बाबर ने संभल मस्जिद जो है वह कहाँ बनवाई थी? तो याद रखिएगा, संभल मस्जिद का निर्माण करवाया पानीपत में। बताओ कहाँ करवाया था सर? पानीपत। पानीपत कहाँ है? आपके हरियाणा में है। तो नूर ए अफगन बाग बनवाया कहाँ? आगरा में। और इसके अलावा याद रखिएगा, संभल मस्जिद कहाँ बनवाई? पानीपत में बनवाई। इसी ने काबुली बाग की मस्जिद बनवाई थी पानीपत हरियाणा में। तो पानीपत हरियाणा में याद रखिएगा, काबुली बाग की मस्जिद। और यह कहाँ बनाई? तो यह मस्जिद भी यह तैयार करवाता है पानीपत हरियाणा। बाबर ने काबुली बाग की मस्जिद कहाँ बनवाई? पानीपत हरियाणा में। संभल मस्जिद पानीपत हरियाणा, नूर ए अफगन बाग आगरा में। इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात और करते हैं, तो बाबर का मंत्री था मीर बाकी। मीर बाकी ने मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो अगली बात लिखिएगा, नंबर 4, बाबरी मस्जिद कहां बनाई गई? तो याद रखिएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। बाबरी मस्जिद के बारे में एक बात और याद रखिएगा, यह बाबर के मंत्री मीर बाकी ने बनवाई थी। मीर बाकी ने बनवाई। तो स्थापत्य के संदर्भ में याद रखिएगा, नूर ए अफगन बाग आगरा में, संभल मस्जिद पानीपत हरियाणा,
काबुली बाग की मस्जिद पानीपत हरियाणा, बाबरी मस्जिद अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यह कुछ ऐसा स्थापत्य है जो बाबर के समय बनाया गया था। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा। अब थोड़ा सा बाबर के साहित्य के बारे में पढ़िएगा कि बाबर का साहित्य में क्या योगदान है। बहुत अच्छे से चीजों को समझने की और जानने की कोशिश यहां पर करिएगा। देखिए, जब हम मुगल सम्राट बाबर के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात की जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं कि बाबर स्वयं एक साहित्यकार था। कौन था? साहित्यकार था। और इस बाबर के द्वारा बाबरनामा नामक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबरनामा। बाबरनामा को ही हम तुजू के बाबरी कहते हैं और यह तुर्की भाषा में लिखा गया। हमारी परीक्षाओं में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो याद रखना तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो एक लाइन याद रखिएगा कि बाबर जो हैं, ये बाबर स्वयं साहित्यकार था। भाई अगर एक बात बताओ, अगर स्वयं साहित्यकार नहीं होता तो क्या ये किसी प्रकार से साहित्य लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो इसने एक ग्रंथ लिखा, इसने एक किताब लिखी जो भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में है। इसकी आत्मकथा है, याद रखिएगा, बाबरनामा। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं तुजूख ए बाबरी। बताओ क्या कहते हैं साहब? तुजूक ए बाबरी कहते हैं। थोड़ा सा इसके संदर्भ में पहली बात याद रखिएगा कि यह बाबर की आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसकी भाषा क्या है? तो याद रखिएगा इसकी भाषा है तुर्की। कौन सी भाषा में यह लिखा गया है? तो याद रखिए तुर्की भाषा में यह लिखा गया है। कौन सी ग्रंथ भाषा में है? तुर्की भाषा। तुर्की भाषा से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया श्रीमती A.S. बेवरीज ने। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसका फारसी अनुवाद। कौन सा अनुवाद? तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं इसके फारसी अनुवाद की। फारसी अनुवाद किसने किया था? नाम याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण तथ्य, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद करने वाला होती है श्रीमती A.S. बेवरीज। श्रीमती A.S. बेवरीज। तो बाबरनामा का तुजू के बाबरी में बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, इसकी भाषा तुर्की है, और इसका फारसी अनुवाद जो है वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, और इसका अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती A.S. बेवरीज के द्वारा किया गया था। अब बाबरनामा में क्या लिखता है बाबर? बाबर लिखता है कि मैंने किस तरह से भारत को जीता। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? यह प्रश्न पूछा जाता है कि बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? तो याद रखिएगा मेवाड़ के महान राजा महाराणा सांगा, जिन्हें हम राणा सांगा कहते हैं, उन्हें सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। क्लियर हो गई? इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो विजयनगर, जो दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था, उसे सबसे शक्तिशाली राज्य का दर्जा बाबरनामा में दिया गया है। तो अगली बात लिखिएगा, बाबरनामा के अनुसार क्या लिखेंगे? समझिएगा, बाबरनामा के अनुसार पहली बात कि भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बताएं कौन सा है? तो याद रखिएगा विजयनगर। कौन सा है? विजयनगर। ठीक है। जबकि बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राजा
बताओ क्या बताया गया है? तो नाम याद रखिएगा, मेवाड़ के राणा सांगा को। मेवाड़ के राणा सांगा सबसे शक्तिशाली राजा की कोटि में सबसे ऊपर शुमार होते हैं मेवाड़ के राणा सांगा। कहा गया है कि मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा राणा सांगा इतने शक्तिशाली हैं जितना भारत में कोई नहीं है। तभी तो बयाना के युद्ध में हार गया था एक कबूतर बाबर। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि महान राणा सांगा ने अपनी पराक्रम दिखा करके इसको भाई साहब जो धोया था, जो पीटा था, धे धे धे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बाबरनामा के बारे में, बाबर का आत्मकथा है यह, स्वयं साहित्यकार था यह। बाबर की आत्मकथा है, तुजू के बाबरी नाम है, भाषा तुर्की है, फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती A.S. बेवरीज करती है। बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य विजयनगर है। भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मेवाड़ का राणा सांगा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा विशेष तौर पर बाबर के बारे में। बाबर जो है यह कविता लेखक भी था, कवि भी था, इसीलिए इसकी कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता है। तो दीवान का संबंध किससे है? याद रखिएगा बाबर से है। बताओ दीवान का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बाबर से। तो लिखिएगा बाबर की कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि बाबर की कविताओं का संग्रह क्या है? दीवान है। इसके अलावा बाबर ने मुबैयान नाम की एक शैली को भी जन्म देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बाबर के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें यह आपको याद रखनी है। अब बाबर के बारे में और क्या बात है जो आपको पढ़नी चाहिए? तो बाबर के बारे में महत्वपूर्ण बात है संगीत कला। क्या बाबर के समय किसी प्रकार की संगीत कला का विकास हुआ था क्या? देखो बाबर जो है वह फरगना का रहने वाला था, ठीक है ना, जहां पर इसका जन्म हुआ था। और बाबर ने अपने बचपन से ही एक वाद्य यंत्र जिसे हम कहते हैं ईरानी तंबूरा, क्या बजाया करता था? ईरानी तंबूरा बजाया करता था। तो बाबर एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी, बहुत बड़ा संगीतज्ञ तो नहीं, टाइम पास, ठीक है ना, कि हाँ बेटे बेटे करें, क्या करना है, कुछ काम लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं, अंताक्षरी, ठीक है। तो बाबर जो है वह स्वयं ईरानी तंबूरा बजाया करता था। तो एक लाइन यह बात याद रखिएगा कि बाबर स्वयं ईरानी तंबूरा बजाया करता था, ठीक है। कि ये क्या बजाता था भाई? ईरानी तंबूरा बजाया करता था। थोड़ी सी चित्रकला के बारे में याद रखिएगा बाबर की। बाबर जब भारत आया, भारत विजय करने के लिए, तो इसके साथ लोगों ने कहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। बाबर ने कहा सब आ जाओ, सब आई जाओ, आई जाओ पीछे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो बाबर के साथ एक चित्रकार भारत आया और उसका नाम था बिहजाद, ठीक है। तो बाबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार बाबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद था। अब बिहजाद इतने गजब के चित्र बनाया करता था कि बस आप पूछो मत। आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा, विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा जरूर पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में एक चित्रकार का नाम सुना होगा, राफेल, ठीक है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, बाबर के चित्रकार बिहजाद के चित्रों की तुलना पुनर्जागरण काल के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार राफेल के साथ की जाती है। राफेल पश्चिम का रहने वाला था, बिहजाद पूर्व का रहने वाला था, इसीलिए बिहजाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो इसका उपनाम याद रखिएगा, पूर्व का राफेल। क्या ये बात क्लियर हो गई? पूर्व का राफेल। तो भैया यहां पर मैंने आपके लिए एक शब्द रखा है राफेल। राफेल का मतलब आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा
कि राफेल का तात्पर्य यहाँ पर जो है वह किससे जोड़ा गया है, राफेल का तात्पर्य फाइटर प्लेन से जोड़ा गया। नो, नेवर, ये बात आप बिल्कुल भी मत रहिए। राफेल एक चित्रकार था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो बाबर के बारे में हमने चर्चा आपके समक्ष रखी। बाबर के बाद अगला महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए रखना चाहूँगा वो रखना चाहूँगा हुमायूं के बारे में। हुमायूं का बेचारे का आधा जीवन जो है वह देश निर्वासन में ही गुजर जाता है, ठीक है, हुमायूं। इसीलिए इतिहास का लेनपुल हुमायूं के बारे में क्या कहता है पता है आप लोगों को? लेनपुल कहता है हुमायूं जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन वह बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते हुए ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हुमायूं के बारे में याद रखिएगा महत्वपूर्ण बातें। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और 1556 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा। हुमायूं बेसिकली जीवन भर संघर्ष करता रहा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी, इसीलिए इसने भारत में कोई महत्वपूर्ण स्थापत्य का काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसके समय साहित्य का थोड़ा बहुत कार्य संपन्न होता है। जैसे समझिएगा, गुलबदन बेगम इसकी बहन हुआ करती थी, उसने हुमायूं नामा नाम की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी है, साहित्य। मैंने अभी माफी चाहूंगा, शायद स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलती कर दी थी बोलने में, एक बार दोबारा क्लियर कर दूं। मुगल काल के संदर्भ में 3 क्लास आपको मिलेगी। पहली क्लास आपके समक्ष चल रही है जिसमें बाबर हुमायूं के बारे में जानकारी रहेगी। दूसरी क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी अकबर और जहांगीर के बारे में, और तीसरी क्लास में हम जानकारी देंगे शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब पहली बार इस बात को भी थोड़ी देर पहले कहा था, उसमें शायद ये कह दिया था कि पहली क्लास में हम आपको बाबर, हुमायूं और जहांगीर की बताएंगे। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, गलतियाँ हो जाती है, ठीक है ना। चले, तो ये सही रहेगा। तो साहित्य जो है गुलबदन बेगम, एक नाम याद रखिएगा, गुलबदन बेगम कौन है? तो याद रखिएगा यह हुमायूं की बहन थी। किसकी बहन है यह? हुमायूं की बहन। और इसने किताब लिखी है हुमायूं नामा। कौन सी किताब लिखी है सर? हुमायूं नामा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हुमायूं नामा इतनी महत्वपूर्ण किताब क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा उसे समझिए। कहा जाता है हुमायूं नामा जो है यह भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ है। हुमायूं नामा जो है वह भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ है जिसमें हमें हरम के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हरम क्या है? हरम वह स्थान होता है जहां पर मुस्लिम महिलाएं रहती थी, ठीक है। तो एक लाइन लिखिएगा, पहला ग्रंथ है जिसमें हरम की जानकारी मिलती है। हुमायूं नाम, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसके बाद एक किताब लिखी गई है, नाम समझिएगा, कानून ए हुमायूनी। यह चांद मीर ने लिखी है। तो दूसरा महत्वपूर्ण लेखक चांद मीर, इसने कौन सी किताब लिखी है? नाम आता है कानून ए हुमायूनी। ठीक है, चांदवीर ने किताब लिखी है कानून हुमायूनी। एक लेखक आता है मिर्जा हैदर दोगलक, इसने किताब लिखी है तारीख रशीदी। मिर्जा हैदर दोगलक। तारीख है रशीदी, क्लियर हो गई। रिजकुल्ला खान मुस्ताकी, नाम जरूर सुना होगा, किताब लिखी है वाकियात मुस्ताकी। ठीक है, चलिए अगली बात, नंबर 4।
रिस्कुल्ला मुस्ताकी। और इसने किताब कौन सी लिखी है? याद रखिएगा, नाम आता है वाक़यात मुस्ताकी। नंबर 5, एक लेखक का नाम आता है जोहर आफ्ताबची। जोहर आफ्ताबची ने तज़किरात उल वाक़ियात नामक किताब लिखी है। तज़किरात उल वाक़ियात, जोहर आफ्ताबची। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम याद रखिएगा, तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात। यह बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने संगीत का कोई विकास नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि हुमायूं का जीवन जो है वह बेसिकली भ्रमण में ही निकल गया, प्रवास में ही निकल गया, संघर्ष में ही निकल गया। तो यह अपने शासनकाल के दौरान कोई बहुत बड़े कार्य स्थापित नहीं कर पाया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाबर के बारे में हमने चर्चा करी कि बाबर ने कुछ स्थापत्य बनाए, जैसे नूर ए अफगन बाग बनाया आगरा में, संभल मस्जिद का निर्माण पानीपत में, काबुली बाग की मस्जिद पानीपत, बाबरी मस्जिद अयोध्या में बाबर के मंत्री था एक नाम था मीर वाकी, उसने बनवाई थी। इसके बाद साहित्य, बाबर स्वयं साहित्यकार था, इसने बाबरनामा लिखी। तुजू के बाबरी कहते हैं, बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में है, फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती A.S. बेवरीज ने किया था। बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य विजयनगर है और भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मेवाड़ है। बाबर की कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता है। संगीत कला, बाबर स्वयं ईरानी तंबूरा बजाया करता था। चित्रकला, बाबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार बीहज़ाद था, जिसे पूर्व का राफेल कहते हैं। हुमायूं, ठीक है। साहित्य, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूं नामा लिखा है। यह पहला ग्रंथ है जो हरम पर लिखा गया है। चांदमीर, कानून हुमायूनी, मिर्जा हैदर दोगलक, तारीख है रशीदी। रिज़कुल्लाह खान मुस्ताकी, वाक़ियात मुस्ताकी, जोहर आफ्ताबची, तज़किरात उल वाक़ियात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्लास कैसी लगी। हमारा फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इतिहास विषय का शानदार कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इसकी डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।